देखो, अब जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय प्रणाली और प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी कि अध्यक्षीय प्रणाली, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे, और दोनों के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, क्या इसके विशेषता है, वो सब अच्छे से देखने वाले हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का विशेषता अगर देखा जाए तो सबसे पहला क्या समझते हैं कि इसमें कार्यपालिका का गठन किससे होता है? विधायिका में से होता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, देश में जो विधायक जो चुनाए जाते हैं, विधायिका यानी कि एमपीज की बात अगर हम अभी केंद्र के स्तर की बात करें तो केंद्र के स्तर पर जितने भी विधायिका में से लोग चुने जाते हैं, जिनको हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं, उसी में से ना कुछ लोग क्या बनते हैं। जैसे मान लो ये विधायिका हम लोग चुने, लगभग कितने लोग थे उसमें से? 545 लोग। 545 लोग चुनेंगे ना। अब 545 लोग को हम चुने, ध्यान देना, हम कितने लोगों को चुन के भेजते हैं? 545 लोग को चुन के भेजते हैं। उस 545 में से मान लो किसी भी पार्टी को जिसको कि आधे से ज्यादा पावर है, मतलब आधे से ज्यादा वोट जो लाती है, या सीट कह लो, जो आधे से ज्यादा सीट लाए, जैसे 273 होना चाहिए, किसी भी पार्टी को जिसके पास 273, इसके 50% से एक ज्यादा, 273 जो भी लाएगा सरकार उसी का बनेगा। तो ये विधायिका में से ही क्या बन रहा है? कार्यपालिका। अब जो 273 में से ही कुछ लोग, सभी लोग नहीं बनते, ध्यान रखना, सभी लोग मंत्री थोड़ी बनेगा, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कहते हैं, यानी कि मंत्रिमंडल का जो समूह होता है वो क्या होते हैं? इसी में से कुछ लोग क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM शॉर्ट में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और इसी से कोई एक व्यक्ति क्या बनेगा? PM बनेगा। समझ में आया? तो क्या ये जो PM बन रहा है वो भी कहां से बन रहा है? इसी विधायिका से बन रहा है। इस विधायिका को कौन बनाता है? विधायिका में जो लोग हैं वो जनता डायरेक्ट चुनती है। MP, ये सब क्या है? ये सब MP है, सांसद है। तो कार्यपालिका का गठन किससे हो रहा है? विधायिका में से ही हो रहा है ना। ये बात समझ में आया? दूसरा देखते हैं कि राज्याध्यक्ष का महत्व सिर्फ प्रतीकात्मक होता है। राज्याध्यक्ष का मतलब क्या होता है? हमारे देश का राज्याध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का महत्व कितना है? प्रतीकात्मक। क्या राष्ट्रपति को असली ताकत है? नहीं, असली ताकत किसके हाथ में? PM। लेकिन जहां पर अध्यक्षीय प्रणाली चल रहा है वहां पर राज्याध्यक्ष ही मेन होता है, वो राष्ट्रपति ही मेन होता है। जैसे ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में भी यही सिस्टम चल रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। USA में अध्यक्षीय सिस्टम चल रहा है ना। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में जो किंग है, जो राजा है, तो वो क्या है? प्रतीकात्मक रूप से ना, राजा का महत्व कुछ खास है वहां पे नहीं। तो वहां पर ब्रिटेन में जैसे कुछ फायदा, मतलब कि कुछ क्राउन का जो शासन कहते हैं, क्राउन का कोई वैल्यू है नहीं। इसी तरह से भारत में राष्ट्रपति का भी कोई वैल्यू है, मतलब वैल्यू है पर प्रतीकात्मक रूप से, लिखित रूप से है कि राष्ट्रपति हर एक कानून पर क्या करते हैं? सिग्नेचर करते हैं, और फिर वो कानून बन जाते हैं, हर एक विधेयक पे जो सिग्नेचर करते हैं। उसके बाद देखो, इस सिस्टम में, संसदीय शासन प्रणाली में तुम देखना कि यहां पर विधायिका जो है दो सदन में बटा होता है, यानी कि जो लेजिस्लेचर जो होता है वो लेजिस्लेचर दो हिस्सा में बटा होता है। लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन, और उच्च सदन को क्या बोलते हैं? अपर हाउस। तो लोअर हाउस को शॉर्ट में क्या बोल देंगे? LH, और इसको क्या बोलते हैं? UH, अपर हाउस। निम्न सदन में जो लोग चुने जाते हैं वो जनता सीधा चुनती है, प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, जिसको कि भारत में क्या बोलते हैं? लोकसभा। भारत में निम्न सदन को क्या बोलते हैं? मतलब लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, ऐसे कहो तो ज्यादा अच्छा है। तो लोकसभा और उच्च सदन को भारत में क्या बोलते हैं? तो राज्यसभा के जो सदन, जो यानी कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, दरअसल वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? वो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि उनका काम है राज्यों की तरफ से अपनी बात को उठाना। ठीक है। तो राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? राज्यसभा के मेंबर। अच्छा, राज्यसभा में वैसे लोगों को रखा जाता है, वैसे लोगों को आमतौर पर चुना जाता है जो विद्वान टाइप के लोग होते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं, उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वैसे जो लोग होते हैं वो आमतौर पर चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेना नहीं चाहते हैं, वो पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्टेड नहीं होता। उनको पता है कि हम इस तरह से, मतलब कि वोट लेकर के हम जीत नहीं पाएंगे, उनको राजनीति उतना पसंद नहीं है। और वैसे लोग हमारे कानून बनाने में बहुत ही जरूरत भी है। तो कानून बनाने के लिए पढ़े लिखे लोग क्या चाहिए ना। अब वो लोग राजनीति में उतरना भी नहीं चाहते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि वो उस तरह से नहीं उतरना चाहते हैं जैसे कि लोअर हाउस में होता है। ठीक है। तो ऐसे में उनको प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा?
उनको सीधा मनोनीत कर लिया जाता है कि भैया टेंशन मत लो, आपको कहीं भी जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का टेंशन है, आपको सीधा हम क्या करेंगे, आपको मनोनीत कर लेंगे और आप क्या बन गए, राज्यसभा के मेंबर बन गए। तो जब भी कोई कानून बनेगा जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों का होगा, उसमें आपका भी वैल्यूज होगा। बात समझ में आया? जैसे सचिन तेंदुलकर, तुमको लगता है वो जिंदाबाद मुर्दाबाद करके बनते? वो तो इनको डायरेक्ट बना दिया गया था। हालांकि वो बात अलग है कि हम लोग तो किंगफिशर का जो मालिक था क्या ना, विजय माल्या, उसको भी बना दिए थे, पता नहीं कौन सी क्वालिटी देख के बनाया था, मालूम नहीं। उसके बाद देखो निम्न सदन का हम क्या बताए थे, जनता डायरेक्ट चुनती है और निम्न सदन से ही भारत में क्या बनती है, सरकार। ध्यान देना कि ऐसा जरूरी नहीं कि निम्न सदन से ही सिर्फ सरकार बन सकती है, पीएम वो किसी भी दल का हो सकता है। ये बात समझने वाली बात समझना, दोनों ही एमपी कहलाएगा कि नहीं? अगर देखा जाए तो दोनों ही विधायिका का ही हिस्सा है, यानी कि दोनों ही सांसद कह सकते हो, भारत में इसको सांसद के रूप में देखा जाता है। तो सरकार किसी भी दल का बन सकता है, लेकिन आमतौर पर चूंकि जो पार्टी जीत कर आती है जनता द्वारा डायरेक्ट, सरकार किससे बनती है, उसी से बनती है ना। उसके बाद देखो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया। उसके बाद देखो विधानमंडल का कार्यकाल निश्चित होता है ना, आमतौर पर 5 साल के लिए होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल के लिए होता है। तो ये सारा चीज हम किसमें देख रहे हैं, संसदीय प्रणाली का ये सब पहचान है। यहाँ पर जो विधानमंडल का कार्यकाल भी क्या होता है, निश्चित होता है जरूर, लेकिन इसको कभी भी हटाया भी जा सकता है। अब ये कैसे हटाया जाएगा, जब सरकार ही गिर जाएगी, आगे भी बता रहे हैं। अब संसदीय प्रणाली के लाभ क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। संसदीय प्रणाली में सबसे अच्छी बात यह है कि कार्यपालिका और विधायिका में गतिरोध नहीं होता है, झगड़ा नहीं होगा। कैसे झगड़ा होगा, जब कार्यपालिका विधायिका में से ही निकल के बना है तो झगड़ा करेगा अपने लोगों से। अब मान लो कुछ लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको कहते हो, या फिर विधायिका में जैसे ये लोग चुनाए जाएंगे, वैसे तो सभी लोग कहलाएंगे, देखो आमतौर पर सभी लोग कहलाएंगे, विधायिका में सभी लोग आएंगे, लेकिन कार्यपालिका तो इसी से बनेगा जिसकी मतलब जिस पार्टी का सरकार बना। अब इसी में से कुछ लोग क्या बन जाएंगे, इसी से ना कुछ लोग बनेंगे, इसी से कुछ लोग क्या, अभी भी ये लेजिस्लेचर ही है। असल में कार्यपालिका कौन है, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, दरअसल कार्यपालिका कौन है, यही ना कार्यपालिका है। तो ये कार्यपालिका कहां से बना, इसी 273 में से बना है ना। तो जब 273 में से ही बना, इसको कभी दिक्कत होगा अपने लोगों से? कोई भी कानून पारित कराना चाहेगा पर उतना दिक्कत आमतौर पर नहीं होगा। कानून पारित कराने वाली बात अलग है, लेकिन कार्यपालिका और विधायिका में गतिरोध इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो उसी दल का सरकार है, उसी दल का है, तो टेंशन होगा नहीं होगा, गतिरोध नहीं होता है, एक फायदा है। उसके बाद देखो ये एक अत्यंत लचीली प्रणाली है, यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को बहुत ही फ्लेक्सिबल सिस्टम कहते हैं। अब इसको फ्लेक्सिबल सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर सरकार को कभी भी हटाया जा सकता है। मान लो उसके अपने ही लोग समर्थन ना दे, मान लो 273 था ना, 273 में से अगर एक भी आदमी अगर कम हो गया ना, तो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, क्योंकि उसका 50% से कम हो गया। अब ऐसे में उसको दूसरे पार्टी से मिल करके अपना नंबर, यानी कि 273 तो हमेशा बना हुआ रहना चाहिए, जहां कम हुआ तो सरकार क्या हो जाएगी। अच्छा कभी कभी सरकार भी ऐसा करती है कि जल्दी जल्दी चुनाव कराने के चक्कर में, समय से पहले कई बार चुनाव कराने के चक्कर में सरकार अपने आप को खुद ही खत्म कर लेती है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा कर चुके थे। देखो 1999 में अटल बिहारी की सरकार बनी थी, ठीक है, तो आमतौर पर उनका कार्यकाल 2004 में होता, लेकिन वो एक साल पहले 2003 में ही बोले कि हम जो है यहाँ से इलेक्शन लड़ना मतलब करना चाहते हैं। तो एक साल वो पहले भी कई बार जो है सरकार ऐसा करती है, अपने आप को ब्रेक कर लेती है। तो ये अत्यंत लचीली प्रणाली की सरकार कभी भी हटाया जा सकता है। उसके बाद क्या देखते हैं कि संसदीय प्रणाली में अल्पसंख्यक वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है, यानी कि जितने भी माइनॉरिटीज के जो लोग होते हैं वो भी अपने जगह से नेता बन के चुन करके आते हैं। अल्पसंख्यक का चूंकि सीट रिजर्व होता है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में वहां पर ऐसा नहीं होता है, तो वहां पे माइनॉरिटीज का मतलब उतना वैल्यूज नहीं है। जबकि अगर संसदीय प्रणाली में चूंकि यहाँ पर सरकार कैसे बनती है कि विधायिका से कार्यपालिका बनती है, तो निश्चित रूप से विधायिका में कुछ ना कुछ लोग अल्पसंख्यक वर्ग के होंगे और उनके सपोर्ट के बिना सरकार बनेगी नहीं। तो अल्पसंख्यक लोगों को देखना पड़ता है कि नहीं, आप उनको चाह करके भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो अल्पसंख्यक वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है। उसके बाद देखो जैसे अल्पसंख्यक वर्ग में तो कई सारे जो नेता, जैसे ओवैसी है अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम के नेता है, दलितों के नेता में जैसे मायावती अपने आप को कहती है। तो ये लोग जो आए हैं इसी वजह से आप आए हैं क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है। अगर यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता ना तो इन लोगों में से कोई नेता बन भी नहीं पाता। नेता अक्सर कौन बनता, जो मेजोरिटी में लोग हैं। तो अध्यक्षीय प्रणाली जब पढ़ाएंगे वहां बताएंगे कि मेजोरिटी का वहां शासन चलता है, वहां पर माइनॉरिटीज का वैल्यू उतना नहीं है, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में माइनॉरिटीज का वैल्यू है, यहाँ पे प्रतिनिधित्व मिलता है, उसके लिए सीटें रिजर्व होती है।
उसके बाद देखो यहां पर सरकार पर विपक्ष का हमेशा दबाव रहता है, विपक्ष का दबाव रहेगा ना। अब मान लो 273 के अलावा जो लोग बचा 272 लोग, ये सब क्या है, विपक्ष ही तो है। अगर सरकार कोई भी कानून बनाते हो उसमें कुछ खामी है, या सरकार की किसी भी काम की वजह से अगर कोई दिक्कत होता है, जैसे नोटबंदी लाया गया था, अब नोटबंदी से अगर लोगों को परेशानी होती है तो विपक्ष इसमें बार बार सवाल करेगी सरकार से कि नोटबंदी से आपको क्या फायदा दिखा जो आपने लगाया, जरा सब जवाब दीजिए। नोटबंदी से चाहे बहुत सारी चीजें, अगर सरकार कुछ भी लापरवाही, देखो जरा सा भी लापरवाही करेगा ना तो विपक्ष उस पर क्या करता है। देखो एक खूबसूरत लोकतंत्र की सबसे खास बात यही होती है कि विपक्ष जहां पे मजबूत होगा वहां पे लोकतंत्र जिंदा रहेगा, क्योंकि सरकार मनमाना नहीं कर पाएगा। सरकार पर हमेशा दबाव रहेगा विपक्ष का कि अगर हम कुछ गलत करेंगे, क्योंकि वो तो बैठा है ना सवाल उठाने के लिए, वो तो वेट कर रहा है कि तुम खाली गलती करो। इतनी सा भी गलती होगा ना तो हम तुम्हारे खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारा इतना लगवा देंगे कि तुम परेशान हो जाएगा। तो सरकार डर डर के कोई काम करती है। हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि विपक्ष को मौका मिले, यानी अपने विरोधियों का से हमेशा सरकार क्या करती है, डरती है। तो यहां पर क्या होता है, सरकार पर विपक्ष का दबाव रहने से क्या होगा, सरकार मनमानी करेगा नहीं, ये अच्छी बात है। अब जरा देखें संसदीय प्रणाली के तो फायदे गिनाए, जरा नुकसान भी देख लो क्या है। सरकार को कार्यपालिका और विधायिका दोनों का जिम्मेदारी निभाना पड़ता है, होता है ना। अब इसके जो मंत्री होंगे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, दरअसल वो विधायिका भी तो हैं। अब जब कानून बनेगा तो कानून बनाने का भी काम ये कर रहे हैं और सरकार भी चला रही है। हालांकि सब लोग नहीं है, ध्यान देना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सभी लोग नहीं आते, एग्जीक्यूटिव में तो कुछ ही लोग आएंगे ना। लेकिन फिर भी अब ऐसे लोगों को जो मंत्री होते हैं, मंत्री दरअसल सांसद भी होते हैं। तो एक तो वो मंत्री वाला भी अपना काम कर रहे हैं, जैसे मान लो पेट्रोलियम मंत्रालय किसी को मिला है, अब वो पेट्रोलियम मंत्रालय का भी काम देख रहा है, और साथ ही साथ वो जब अपने सदन में जाएगा तो वहां वो कानून भी बनाएगा। तो सरकार भी चलाना है और कानून भी बनाना है, संसद में भी तो दोहरा काम नहीं हुआ। तो तुमको विधायिका का भी काम निभाना पड़ रहा है और कार्यपालिका का भी काम कर रहा है, तो ऐसे में काम का लोड ज्यादा हो गया। तो सरकार को कार्यपालिका और विधायिका दोनों की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, और अगर ऐसा होता है तो वो कार्यपालिका अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता है, देश को चलाने में उसको थोड़ा सा दिक्कत होता है। हालांकि हमारे नेता कभी नहीं कहेंगे कि हमको देश चलाने में दिक्कत हो रहा है, वो तो कहती है कि हम जनता के सेवक है। तुम एक ही डिपार्टमेंट क्या, हमको तुम कोयला मंत्रालय भी हम ही को दे दो, जल संसाधन मंत्रालय भी हम ही को दे दो, जितना मंत्रालय ले दे दो, हम सब संभाल लेंगे। नेता सोचो इतने कर्मठ होते हैं हमारे देश के नेता, उनको तो चाहते हैं कि हमारे पास दुनिया भर के मंत्रालय हो। तुम समझ रहे हो इंटेंशन क्या है वहां पे। राष्ट्रवादी वाला बात अलग होता है, वहां पे अपना लाभ ज्यादा होता है, अपना हित ज्यादा देखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा, देखो हाँ महारानी में तुम देखो ये चीज दिखाया भी गया, सरकार पर अस्थिरता का खतरा क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों अस्थिरता का खतरा होता है, क्योंकि विपक्ष हमेशा दबाव भी दे रहता है और सरकार कभी भी गिर सकती है। विपक्ष अगर किसी चीज पे अड़ जाएगा, अगर मानो विपक्ष छोड़ उसके अपने ही लोग कुछ उसका सरकार का साथ ना दे, सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी। 1990-91 के बाद तुम देखना सरकार स्थिर रह ही नहीं पाता था, और उस समय तो कुछ लोग कहने भी लगे थे छोड़ो पार्लियामेंट्री सिस्टम, हम लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम बनाते हैं। हाँ यहाँ पे सीधा रहेगा, राष्ट्रपति का चलेगा, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं चलेगा। तो हालांकि कुछ दिन के बाद ये चीज सॉर्ट आउट हो गया कि फिर से पार्लियामेंट्री सिस्टम, हालांकि मतलब लगा कि जैसे अध्यक्षीय प्रणाली का जरूरत है, लेकिन कुछ दिन के बाद जब सरकार स्थिर हो गई तब फिर यही सिस्टम चलने लगा। लेकिन लोग सवाल उठाने लगे थे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ये सब खामी है, ये 1991 के समय में देखे थे। क्योंकि देखो अब सरकार पर अस्थिरता का खतरा रहेगा, मतलब सरकार का अस्तित्व पर ही खतरा है। सरकार को लगेगा यार हम जब बने हैं तो किसी तरह अपना सिर्फ कुर्सी बचाने के चक्कर में रहेगा, नहीं समझे। सरकार हमेशा क्या सोचेगी, किसी भी तरह से अपना हम कुर्सी बचा ले। तो जब तुम कुर्सी बचाने के चक्कर में रहोगे तो देश बचा पाओगे नहीं। तो देश बचाने के लिए तब सोचोगे ना जब तुमको फ्रीडम मिलेगा। अध्यक्षीय प्रणाली वाले में क्या होता है, सरकार को इतना ताकत होता है, टेंशन फ्री होकर काम करता है। और ऐसे में सोचो कि अगर सरकार को हमेशा अपना अस्तित्व ही बचाने में अगर पूरा एनर्जी लगा दे तो वो अपना कोई दीर्घकालिक योजना बना पाएगा, कोई ऐसा योजना इंप्लीमेंट कर पाएगा जो 5 साल 10 साल 15 साल का हो। वो शॉर्ट टर्म का ज्यादा लक्ष्य रखेगा। तुमको रोड बना देगा, पुल बनाने में उसको टाइम लगेगा, क्योंकि रोड लोगों को जल्दी दिखता है और उसका आउटपुट भी जल्दी दिखता है कि ये देखो हम ये बनवा दिए वो बनवा दिए। तुमको दिखना भी तो चाहिए, क्योंकि जल्दी इलेक्शन भी होगा, सरकार अपना वो भी तो गिनाएगा ना कि हम देखो कितना सारा काम किए हैं। तो दीर्घकालिक योजना पे वो ज्यादा खर्च नहीं करेगी पैसे। जैसे शिक्षा पर, एजुकेशन पर अगर कोई सरकार खर्च करती है तो इससे क्या पता चलता है, सरकार देखो एजुकेशन पे खर्च बेशक अभी करेगी, लेकिन उसका आउटपुट कब दिखेगा, 10 साल 15 साल के बाद, जब वो बच्चे पढ़ेंगे जॉब करेंगे तब देखेगा। तुम बात समझ में आ रहा है ना। तो
इसीलिए तुम देखना कि आमतौर पर एजुकेशन पर खर्च ज़्यादा सरकार नहीं करती है, हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा खर्च नहीं करती, क्योंकि सरकार खर्चा तो करेगी अभी, लेकिन उसका आउटपुट बाद में आता है। तो दीर्घकालिक योजना नहीं कर पाते इसलिए क्योंकि उनको लगता है पता नहीं कितने दिन के लिए हम सरकार में है, जितना दिन है